हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। इनकम स्पेंडिंग चैप्टर का या यूनिट का आपकी ये सेकंड क्लास है। सबसे पहले आप सभी लिखिए क्लास नंबर 2, स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा वक्त लेंगे, हम 2-4 मिनट का टाइम लेंगे, पिछले क्लास को रिवाइज करके वहाँ से लिंक इस्टेब्लिश करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। लिखिए क्लास नंबर 2। इनकम एंड स्पेंडिंग क्लास नंबर 2। मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड केनेशियन इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेज है, सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके वजह से ही मैंने पूरी क्लास लगाई थी आपके लिए। बहुत ही फास्ट ट्रैक पे, बहुत जल्दी जल्दी में हम रिपीट करेंगे, बहुत ही जल्दी में। रिपीट करने का मकसद ये होता है कि क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाए। क्लासिकल रियल फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, केनेशियन नहीं देता है। क्लासिकल मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानता है, केनेशियन नहीं मानता है। केनेशियन तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानता है, लेकिन साथ साथ वो ये मानता है कि इकॉनमी में उसका रोल और भी है। मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल मॉनेटरी पॉलिसी को इंपॉर्टेंट नहीं देता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है। राइट। क्लासिकल के हिसाब से मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन केनेशियन ऐसा नहीं मानता है। क्लासिकल कहता है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, केनेशियन कहता होनी चाहिए। क्लासिकल कहता है गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड मेंटेन करना है एंड लेवल प्लेइंग फील्ड इस्टेब्लिश करना है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी इस्टेब्लिश करना है। केनेशियन कहता है ऐसा नहीं है। फिस्कल पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द सेक्टर इन द इकोनॉमी। क्लासिकल सप्लाई साइड की बात करता है और केनेशियन डिमांड साइड की बात करता है। क्लासिकल कहता है प्रोडक्शन पे ध्यान दो, डिमांड की चिंता मत करो। केनेशियन कहता नहीं, डिमांड पहले देखो फिर प्रोडक्शन देखना। ये लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स की बात है, ये शॉर्ट रन की बात है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट की बात करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट, आउटपुट बिल्कुल क्या है, मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा आउटपुट हो नहीं सकता है। अगर इससे ज़्यादा आउटपुट होगी, इससे ज़्यादा डिमांड होगी, तो फिर क्या होगा? प्राइस ही इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा? प्राइस ही इंक्रीज होगा। इससे ज़्यादा डिमांड होगी तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा। डिमांड हुई तो प्राइस इंक्रीज कर गया। जबकि केनेशियन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है, जितनी डिमांड चाहिए उतनी कर लो, प्राइस नहीं बढ़ेगी। क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल शॉर्ट रन में। इतनी बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी और आज हम आगे बढ़ेंगे इनकम स्पेंडिंग में। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, किसको ध्यान में रख के बात करेंगे? केनेशियन मॉडल्स को ध्यान में रख के बात करेंगे। किसको ध्यान में रख के बात करेंगे? केनेशियन मॉडल को। मतलब किसकी बात करेंगे? शॉर्ट रन की बात करेंगे। मतलब और क्या बात करने वाले हैं अभी हम? अभी कुछ क्लासेस तक हम प्राइस को कांस्टेंट रखने वाले हैं और आगे चल के हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में। आप लोग लिखते जाइए। एग्रीगेट डिमांड, जब भी एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सर डिमांड तो पहले सुन रखा है, एग्रीगेट डिमांड क्या है आपने सुन रखा होगा स्कूल लेवल पे, लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं आपको। जब माइक्रो लेवल पे हम किसी की डिमांड की बात करते हैं तो वो डिमांड है। जब इकॉनमी एज अ होल की डिमांड की बात करते हैं, हमारी डिमांड, तुम्हारी डिमांड, पूरी इकॉनमी की डिमांड, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकॉनमी डिमांड। डिमांड चाहे किसी पर्टिकुलर बंदे की हो या पूरी इकॉनमी की हो, डिमांड ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड होता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से डिमांड होता है। आज जो डिमांड है, जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद वही डिमांड रहे। डिमांड बदलता है टाइम के हिसाब से। आप देखो ना, आज से 4-5 साल पहले इस डिजिटल पेन का कोई डिमांड नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन आज इसकी डिमांड है।
आज उस पेन का डिमांड नहीं जो नॉर्मल पेन था। तो मैंने क्या कहा, आज से 5 साल पहले जो डिमांड फंक्शन उस नॉर्मल पेन की थी, क्या आज हो पाती? आज है उसकी? बिल्कुल नहीं है। इसे डिमांड ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। मान गए यहाँ तक बात? तो आज की क्लास में क्या बात करने वाले हैं, कीनेशियन मॉडल को ध्यान में रखकर शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, और हम प्राइस को अभी कुछ क्लासेस तक कांस्टेंट रखेंगे। मैंने कहा भी है कि प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताएंगे। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि किसी भी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड कौन डिसाइड करता है? एग्रीगेट डिमांड डिसाइड करता है किसी भी इकोनॉमी में उस इकोनॉमी के प्लेयर्स। तो बताइए उस इकोनॉमी में कितने प्लेयर्स हैं? इकोनॉमी में कितने प्लेयर्स हैं? मतलब प्लेयर्स मतलब सेक्टर्स, सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। 4 सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स इन द इकोनॉमी जो होते हैं वो आपका डिमांड डिसाइड करता है, क्योंकि सेक्टर्स है जो डिमांड करेगा। 4 सेक्टर्स किसी भी इकोनॉमी में होते हैं, मैक्सिमम 4 सेक्टर्स। कौन कौन? हाउस होल्ड। मान गए बच्चे? बोलो जल्दी से। यस सर। ये सब बातें नॉर्मल, इसलिए मैं ज़्यादा पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ सिर्फ। हाउस होल्ड, फर्म, जहाँ मुझे पूछना होगा वहाँ मैं पूछता जाऊँगा। अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का, तो उसके लिए मुझे ये सब बातें ना बताना पड़ता है। अदरवाइज़ कॉमर्स बैकग्राउंड जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, तो मैं उसको ऐसे ही कह के निकल जाता। लेकिन फिर भी क्या हो गया, 10-15 मिनट बचा के भी क्या कर लेंगे, हम कुछ बोल देते हैं। हाउस होल्ड हो गए, फर्म हो गए। एक सेक्टर होता है गवर्नमेंट, और फिर होता है फॉरेन सेक्टर। एब्सोल्युटली सर। हाउस होल्ड जो डिमांड करती है उसको क्या कहते हैं हम? कंजम्पशन। मानते हो? और जो फर्म डिमांड करती है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। और जो गवर्नमेंट डिमांड करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको डिनोट करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, जी। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो फॉरेन कंट्री डिमांड करता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। जो फॉरेन कंट्री डिमांड करता है हमारे यहाँ से, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ फॉरेन कंट्री हमसे डिमांड नहीं करता है, कुछ चीज़ हम उससे डिमांड भी करते हैं, जिसको बोलते हैं इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट से हमारी डिमांड क्या होती है? बढ़ती नहीं बल्कि क्या हो जाती है? बोलो ना, घट जाती है। क्यों सर? क्योंकि हमारे यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज को अगर बाहर के लोग डिमांड करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे यहाँ होगा, होगा ना, तो हमारे यहाँ डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज को अपने यहाँ खरीद के लाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ नहीं होगा बल्कि बाहर होगा, तो डिमांड बाहर की बढ़ेगी, हमारे यहाँ की डिमांड क्या होगा? कम होगा। इसलिए फॉरेन सेक्टर में अगर मुझे डिमांड निकालना है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं, फिर इसको नेट एक्सपोर्ट, एन एक्स से डिनोट कर लिखते हैं, इसको नेट एक्सपोर्ट लिखते हैं। आप बोल सकते हैं सी मतलब क्या? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंजम्पशन, आई क्या है? इन्वेस्टमेंट, जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट बारे में बात तो कर ही ली। आपको मैंने एक छोटे से एग्जांपल से और समझाता हूँ, आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाएगा। आप देखो, आपके घर में अगर मान लो 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, घर के अंदर जो भी आप डिमांड करते हैं, कपड़े की, खाने की, मेडिसिन की, पहनने की, सारी डिमांड आपकी कंजम्पशन डिमांड है। लेकिन आपके पापा या मम्मी सुबह सुबह तैयार होकर, या भैया अपने शॉप्स पे या अपने बिजनेस पे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, फैक्ट्री पे जाते हैं, और उस फैक्ट्री की भी अपनी डिमांड है, वहाँ भी मशीनरी चाहिए, वहाँ भी फर्नीचर चाहिए। वो जो भी डिमांड अपने फैक्ट्री के लिए करते हैं वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको भी चाहिए, वो भी खर्चा करती बहुत सारे। अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी दिखा रखा है कि दिल्ली से मेरठ तक की 2.5 घंटे की सफ़र को 45 मिनट्स में ट्रेवल करे। सुना है क्या? दिल्ली से मेरठ जो पहले 2.5 घंटे लगते थे, अब आप क्या कीजिए, उसको 45 मिनट में ट्रेवल कर लीजिए। 14 लेन्स के नेशनल हाईवे तैयार हुए हैं, एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है। तो क्या गवर्नमेंट के पैसे नहीं लगे उसमें? एक्सपेंडिचर नहीं लगे? कहते हैं पता नहीं कितने सारे, कितने हज़ार करोड़ लगे हैं उसमें।
वो पैसे जो भी लगे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था। तो क्या गवर्नमेंट ने डिमांड नहीं बढ़ाई सोसाइटी की? ऑफ कोर्स इकोनॉमी की डिमांड बढ़ाई। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे तो कितने सारे एक्सप्रेसवे बनते रहते हैं और बनते हैं। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, मान गए? यस सर। और आपको दिखा दिया, अगर अपने यहाँ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके आप बाहर के कंट्री को भेजते हो तो आपके यहाँ की डिमांड बढ़ रही है, उसका उल्टा करते हो तो डिमांड घट रही है, उसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। अगर ये सारे सेक्टर्स के डिमांड को हम प्लस कर दें तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, जल्दी बोलो? इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, अभी जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट रहने दो, होल्ड करो उसको। इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और ये क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस वॉट? एन एक्स। अभी उस कॉन्सेप्ट में मत जाओ जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि सर सबके डिमांड को प्लस करेंगे जीडीपी हो जाएगा। अभी वो बात नहीं चल रही है। जीडीपी अलग कॉन्सेप्ट है, वो वाई है, वो इनकम है। अभी हम वाई की बात नहीं कर रहे हैं, इनकम की बात, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम डिमांड की बात कर रहे हैं। जीडीपी ऑलवेज क्या होता है? आउटपुट होता है, आउटपुट। जो आपके यहाँ बनता है वो आउटपुट को हम जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो जल्दी बोलो? जो आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, जो इनकम जनरेट होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। अभी वो कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही है, अभी डिमांड साइड की बात हो रही है। तो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स ने जो भी डिमांड करी सबको मैंने प्लस कर दिया, और ये क्या कहलाया? एग्रीगेट डिमांड। पहले आप इस बात को बताइए कि आप यहाँ तक कंफर्म करते हैं मुझे, तब मैं आगे बढ़ूँगा। जल्दी बोलो। यस सर। और जो मैंने एग्रीगेट डिमांड अभी सिखाया है, वो एग्रीगेट डिमांड कितने सेक्टर्स को मान के सिखाया ये बताओ? 4 सेक्टर्स। 4 सेक्टर्स को लेके सिखाया। लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी फर्स्ट ईयर पास भी नहीं किए हैं, उनको एकदम से एक साथ 4 सेक्टर सिखा दो? एकदम अन्याय है, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, रादर मैक्सिमम बच्चे 4 सेक्टर्स एट ए टाइम एब्जॉर्ब कर लेंगे। मेरे जो पुराने लेक्चर्स उसमें मैंने ऐसा भी कर रखा है, 4 सेक्टर्स एक साथ बना दिया। लेकिन मैं खुद उसको कभी कभार सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं अपडेट करता हूँ ना कुछ बातों को। तो मुझे लगा कि यार नहीं, ठीक बात नहीं है, क्या जल्दीबाजी है, समय तो है मेरे पास, टाइम तो है मेरे पास, तो मैं सारा सेक्टर्स एक साथ क्यों एक्सप्लेन करूँ? मैं रुक रुक करके आपके सामने क्या करता हूँ, सेक्टर्स को लेकर आता हूँ। तो मैं बात करूँगा पहले 2 सेक्टर्स के बारे में। अगर मैं किसी 2 सेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो कौन से वो 2 सेक्टर्स होंगे बताओ? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो अगर मैं 2 सेक्टर्स की बात करूँ तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? सी प्लस आई। अगर मैं ये सिंपल तरीका आपको समझा दिया तो आगे चल के देखना कि 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स तो आप अपने आप समझ जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं उसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 सेक्टर्स में एग्रीगेट डिमांड को सी प्लस आई कर दिया। मानते हैं? जल्दी बोलो। यस सर। अब क्या होगा कि चाहे हम 2 सेक्टर्स की बात करें या 4 सेक्टर्स की बात करें, हम इनके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बताता हूँ। क्या सिर्फ एग्रीगेट डिमांड हमारे मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेगा? कर लेगा बताओ? नहीं सर। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है? जहां डिमांड इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? एग्रीगेट डिमांड, आपने एग्रीगेट वर्ड लगा दिया, मैं भी लगा देता हूँ। मैं तो सोचा पहले डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई करूंगा, फिर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई करूंगा। लेकिन आप मुझे कहाँ इतना स्लो बोलने देंगे? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। वही बात है, एक मैन्युफैक्चरर की सप्लाई को इंटीग्रेट कर दो पूरी इकोनॉमी की सप्लायर से, तो क्या हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड की बात तो आपसे हो गई। एग्रीगेट सप्लाई जो, उसी को हम डिनोट करते हैं वाई से, जहाँ जीडीपी कॉन्सेप्ट आप ला रहे थे। ये एक्चुअली ये होता है डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है बच्चा बोलो? डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम वाई डी बोलते हैं। सुनते जाना। ये देखो, मैं आज भी पीडीएफ आपके सामने नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती है। मैं लास्ट टाइम में सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो होता नहीं है। पता नहीं वो क्या था, उसको बोलते हैं वो, क्या तो हो गया था, वो जिप्ड फाइल हो गया था, मैं उसको अनजिप नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बैठ के करूँगा, फिर अगली क्लास में दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए लिखने की चिंता नहीं करनी आपको। क्या हुआ, दिखने की रहा? सब यहाँ पे है, तो सारा आपके सामने होगा। डोंट वरी एट ऑल, उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है जी, बच्चे बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर। तो ये अगर मैं सप्लाई साइड की बात करूँ तो वही आपका जीडीपी, और इसको मैंने क्या कहा? डिस्पोजेबल इनकम।
अब याद रखना, जब मैं बेसिक्स बातें करूंगा देखना वहां पे मैं डिस्पोजेबल इनकम तक पहुंचूंगा। आपने कुछ बातें 12th क्लास में पढ़ी होगी, जीडीपी से एनडीपी पढ़ी होगी, दोनों से मिला के फिर एनएनपी पढ़ी होगी, वहां से फिर बहुत सारे इनकम, फिर डिस्पोजेबल इनकम तक पहुंचा होगा आपने। याद है आपको कि भूल गए? अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम तो करेंगे उसके बारे में बातें। लेकिन अभी मान लो कि डिस्पोजेबल इनकम किसको बोलते हैं? जो इनकम आपके पॉकेट में है और जिस इनकम के हेल्प से आप मार्केट में कुछ जाके परचेज कर सकते हो, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम कैसे होता है, वाईडी कैसे निकलता है? सिंपल, जो भी आपकी इनकम है उसमें से टैक्स माइनस कर दो, और जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री में दिया है, टीआर बोलते हैं उसको प्लस कर दो। अरे बाबा समझ रहे हो मेरी बात? आपकी जितनी भी इनकम हुई उस इनकम में से आपकी जो टैक्स है उसको माइनस कर दो, और जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री में दिया है, सर गवर्नमेंट फ्री में देती है कि आप कोर्स देती है, सीनियर सिटीजन्स को पेमेंट देती है, बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, बहुत सारे लोगों को सब्सिडी देती है, उन सबको प्लस कर दो, क्या कहलाएगा? ट्रांसफर्स। तो ये दोनों को, एक को माइनस और दूसरे को प्लस किया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका डिस्पोजेबल इनकम। बोलो क्या बन गया? ये बन गया डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन अगर मैं टू सेक्टर की बात करूं, टू सेक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं जल्दी बोलो? टू सेक्टर की। ओ किसकी बात करूं? टू सेक्टर की बात करूं। तो टू सेक्टर में जानते हो क्या होगा? वाई डी इक्वस टू क्या होगा? वाई डी इक्वस टू होगा वाई, अब माइनस टैक्स होगा जीरो, अब प्लस ट्रांसफर भी क्या होगा? जीरो। क्यों सर? क्योंकि टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट। टू सेक्टर में गवर्नमेंट कहाँ से आ गया? ट्रांसफर्स कौन देता है? गवर्नमेंट। टू सेक्टर में गवर्नमेंट कहाँ से आ गया? तो दोनों तो होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि टू सेक्टर में वाई डी किसके बराबर होगा? वाई के बराबर ही हो जाएगा। जो इनकम आपने कमाया वही इनकम आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। पहली बात आप मानो यहां तक, तब हम आगे बढ़ेंगे। मान गए? यस सर मान गए, यस सर मान गए, यस सर मान गए। अब देखो, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पे हमारी वाई, जो हमारा एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है, और वो हमारी एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और हर इकॉनमी में, हर इकोनॉमिस्ट को यही दिखाना होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हाई पे कहाँ कहाँ पे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करना है, और यही समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। वाई इक्वस टू एडी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मानते हो बात को? राइट। लेकिन क्या ऑलवेज वाई इक्वस टू एडी हो सकता है? ये बताइए पहले। नहीं सर, नहीं हो सकता है। जब y इज मोर देन एडी होगा तो क्या होगा? बात करेंगे उसके बारे में हम। जब y मोर देन एडी होगा तो क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इफ y इज मोर देन एडी तब क्या होगा, और y इज लेस देन एडी तब क्या होगा? देखो, जब आउटपुट ज़्यादा है और डिमांड कम है, इसका मतलब है कि स्टॉक आपके गोडाउन में क्या है, आपके वेयर हाउस में क्या है? पाइल्ड अप है, जमा हो गए हैं बहुत सारे स्टॉक। तो उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि प्रोडक्शन क्या हो जाएगी आपकी? स्लो हो जाएगी। भाई पहले पुराने स्टॉक्स तो ख़त्म करो। आप अपने घर में भी देखते होगे, घर की बात कर रहा हूँ, कि अगर दिन में सब्जी ज़्यादा बन गया, वेजिटेबल्स कुछ ज़्यादा बन गए, तो शाम में क्या होता है ना, भाई मेरे घर में होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके घर में ऐसा नहीं होता होगा। शाम में थोड़ी कटौती हो जाती है यार, दिन में थोड़ा ज़्यादा वेजिटेबल्स बन गया, फ्रिज में रखो, गर्म करो, खा लो, वही नहीं होता क्या? बताओ, बोलो ना। होता है। मैं तो शर्म नहीं करता, मेरे यहाँ होता है। पता नहीं आपकी, आप लोग बहुत अमीर होंगे, सब्जी फेंक देते होंगे, मैं नहीं फेंकता हूँ। ठीक है। खासकर अभी होली फेस्टिवल हुआ है, देखो आपके घर में क्या हुआ होगा, बहुत सारे चीज़ बने होंगे। ज़्यादा चीज़ बन जाते हैं तो फिर अगले 2-3 राउंड खाना पीना क्या होता है, कम होने लगता है, क्योंकि सब बने हुए मिठाई विठाई, खा जाओ, वही काम चला लो। तो वजह वही है कि कुछ फेंकना नहीं है। जब आपके स्टॉक्स बढ़ गए हैं तो फिर प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। अगर स्टॉक्स घट गए तो फिर क्या होगी? प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, चाहे ये सिचुएशन हो कि ये सिचुएशन हो, अल्टीमेटली अचीव तो यही करना है मुझे, वाई इक्वस टू एडी पे आना है। कैसे आना है इसके बारे में बाद में बात होगी। लेकिन आपने देख लिया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां y इक्वस टू एडी है, और सिचुएशन हो क्या सकता है? y इज मोर देन एडी एंड y इज लेस देन एडी भी हो सकता है। ठीक है सर। अब क्या करना है सर, मुझे पता है। यस बोलिए। ऑफ कोर्स, y इक्वस टू वाई डी ये टू सेक्टर में ही पॉसिबल है। और ये बात मैंने बोला हुआ है, शायद आप हो सकता है उस वक्त समोसे खाने लगे होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया।
मैंने बोला भी कि अगर टू सेक्टर है तो गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट नहीं तो टैक्स क्या होगा, जीरो, और टीआर क्या होगा, जीरो। लेकिन फिर भी आप पूछते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टैक्स जीरो और ये जीरो, इसका मतलब टू सेक्टर्स में वाई इक्वल्स टू क्या होगा, वाईडी होगा। मतलब टू सेक्टर में वाईडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधी सी बात। डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मान के बच्चे? यस सर। अब क्या बात करने वाले हो, अब क्या बात करने वाले हो? अब हम एक बार फिर से एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे, और वो सी प्लस आई लिखेंगे, और ये सी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी क्या चीज़ होता है। तो हेडिंग क्या लिखे यहाँ पे, कंजम्पशन। आज की क्लास भी आपको लगेगी कि सर बहुत कुछ तो हम जानते थे, लेकिन मैं क्या करूँ, आप जानते थे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जानते थे अच्छी बात है, रिवाइज कीजिए मेरे साथ। आज बात करेंगे इसके लिए भाई हम कंजम्पशन के बारे में, ठीक है। और उससे पहले बता दो, कंजम्पशन बारे में बात तो होगी कि मैंने क्या कहा कि अगर वाई आपका एडी से ज़्यादा होगा तो स्टॉक्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और ये कौन से स्टॉक्स है, अनप्लान्ड स्टॉक्स है। बताओ इसको अनप्लान्ड क्यों बोलते हैं, बोलो भाई। दिन में आपके यहाँ सब्जी बना था, अगर जानबूझकर सब्जी बनाया कि यार एक ही बार बना लेते हैं, रात में खा लेंगे, तब तो बात अलग है। लेकिन आपने सिर्फ दिन के लिए बनाया था, किसी वजह से वो सब्जी यूज़ नहीं हो पाया, तो वो सब्जी जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आपका अनप्लान्ड स्टॉक ही कहलाएगा, ठीक है ना। ये अनप्लान्ड स्टॉक, ये अनप्लान्ड स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, और यहाँ अनप्लान्ड स्टॉक में डिक्रीज हुआ है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, राइट सर। आइए, अब सब कुछ समझाने के बाद बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। लिखिए कंजम्पशन फंक्शन, लिखा हेडिंग, लिख लिया। अभी कंजम्पशन फंक्शन का बेनिफिट उन बच्चों को थोड़ा कम होगा जिन्होंने 12th क्लास में इसको पढ़ा होगा, लेकिन उनको तो बड़ा मज़ा आ जाएगा जिसने इकोनॉमिक्स अपने बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ा है, और आपको भी याद आ जाएगा। लेकिन गारंटी के साथ 2-3 क्लासेस के बाद आपके बड़े सीरियस बात आने वाली। एक बात और बताता हूँ, मेरे पिछले सेमेस्टर्स के लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप जानना चाहते हो कि और क्या होने वाला है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए और उसको फॉरवर्ड करके देख लीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि मूवी में क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है ना। जबकि इस चैप्टर्स में लगभग, में इस पूरे यूनिट में लगभग 15 से 20 लेक्चर्स लग सकते हैं। तो सोचो 3 लेक्चर्स ही मैंने डाल रखे हैं, उसी में दिख जाए कितनी सारी बातें हुई है। तो आप हैंग ऑन कीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, मज़ा खूब आने वाला है, खूब मज़ा आने वाला है। तो क्या डिस्कस करेंगे बच्चे, कंजम्पशन फंक्शन। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन, देखिए। जब भी मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आपका कंजम्पशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। बता सकते हो कंजम्पशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है? अगर आप कंज्यूम करते हैं कोई चीज़ और ख़रीदना चाहते हैं कंजम्पशन के लिए, तो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? देखिए, आपके पॉकेट में कितना इनकम है, इस बात पर तो कंजम्पशन डिपेंड करता ही करता है। लेकिन इनकम होने से ही सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ जाता है। कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो देखते हो कि गवर्नमेंट उस पर टैक्स कितना लगा रही है। मान गए? अगर किसी पास बहुत पैसा है और वो गाड़ी खरीदने जाता है, आप जानते हैं एक छोटी साइज़ की गाड़ी खरीदते हैं उस पर टैक्स कम होता है, और जैसे ही गाड़ी की लेंथ अगर एक छोटी साइज़ से बड़ी हो जाती है, टैक्स क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक 10 लाख की गाड़ी में 4 लाख तो टैक्स ही लग जाता है अप्रोक्सीमेटली। मानते हो बात को? नहीं मानते? छोटी गाड़ी में कम टैक्स, बड़ी गाड़ी में ज़्यादा टैक्स। तो जो बड़ी गाड़ी खरीदने के शौकीन है वो जब खरीदने जाते हैं, बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं पापा बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन पापा को तो हकीकत पता है कि जब मैं बड़ी गाड़ी का एक थोड़ा सा भी लेंथ बढ़ा दूंगा गाड़ी का, तो टैक्स में पता नहीं 2-3 लाख तो टैक्स ही बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि वो खरीदना चाहते भी हो लेकिन फिर भी पीछे हट जाए, वो सिर्फ इस वजह से कि टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो टैक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड व्हाट, कंजम्पशन। नहीं है? बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप समझ गए। इन्फ्लेशन, मार्केट में कितनी महंगाई है उस पर भी कंजम्पशन डिपेंड करता है। टेस्ट क्या आपका, आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और प्रेफरेंसेस क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज एक ही चीज़ है दोनों मिला करके। एंड करंट प्राइसेस, आज के डेट में प्राइस कितनी है और फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाला है। जनरली क्या देखते हैं, आपकी गाड़ी का सेल जो होता है ना, वो दिवाली के मौसम में क्या होता है, बढ़ जाता है। लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि दिवाली में परचेज करेंगे या साल के आखिरी में परचेज करेंगे, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, फेस्टिव सीजन की वजह से, चाहे कोई कोई भी फेस्टिवल्स हो, होली में भी होता है, ईद में भी होता है, दिवाली में, इन सब फेस्टिव सीजन पे ना सेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त कंपनीज क्या करते हैं, डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं, कस्टमर को वू करने के लिए ज़्यादा डिस्काउंट रखते हैं। मान गए? तो आप ये भी देखते हो कि आज क्या प्राइस है, और आप ये भी देखते हो कि आने वाले टाइम में क्या प्राइस होने वाला है। तो मैंने जल्दी जल्दी में निपटाया इसको, क्योंकि ये इस क्लास का मेन थीम नहीं है
क्या कंजम्पशन किस बात पर डिपेंड करता है, मुझे जो बताना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कंजम्पशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आपके इनकम पे, आपके टैक्सेशन पे, इन्फ्लेशन पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे, करंट प्राइसेस पे, अनएक्सपेक्टेड प्राइसेस पे। ये सब बातों का लिखा लिखाया नोट्स आपके पास उपलब्ध होगा। लेकिन अभी जो मुझे बताना है आपको वो ये बताना है कि और सारी बातों को कांस्टेंट मान लीजिए और सिर्फ ये देखिए कि आपका कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ आपका वाई डी, डिस्पोजेबल इनकम। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। मान गए? कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अभी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट मान ली, मुझे कंजम्पशन का इनकम के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो और सारे फैक्टर्स को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन अगर मैं टू सेक्टर की बात करूं तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, बोलो, इनकम। क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि टू सेक्टर में डिस्पोजेबल इनकम और इनकम क्या होते हैं, सेम होते हैं। बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, बात सुन रहे हैं मेरी बात बच्चे? हाँ सर, हाँ सर। अगर इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करूँ तो कंजम्पशन इक्वस टू होता है सी बार प्लस सी वाई, ये स्मॉल सी एंड वाई। वाई डी मत लिख देना क्योंकि टू सेक्टर की बात कर रहा हूँ। सर यहाँ ये क्या है, ये सी बार क्या है? इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। सर ये स्मॉल सी क्या है? सर ये स्मॉल सी क्या है? ये है एम पी सी। सर एम पी सी का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। और ये वाई क्या है? ये वाई आपका इनकम। आप यूं समझिए, आपके जो कंजम्पशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो कुछ कंजम्पशन ऐसे होते हैं जो हर इंसान को करना ही होता है। नहीं मानते हो? आपको सरवाइव करना है ना, आपको खाना चाहिए चाहिए, कपड़े चाहिए ही चाहिए, मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, बेसिक नीड्स तो आपको पूरा करनी है। अगर आपकी इनकम नहीं भी है और इनकम है, फर्क नहीं पड़ता है। ऑटोनमस का मतलब ये नहीं है, कुछ बंदे ऐसे बोलते हैं कि ऑटोनमस का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम जीरो है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, कितना टेक्निकल फर्क है। कुछ लोग ऐसे कहते हुए सुनाई देते हैं कि ऑटोनमस कंजम्पशन का मतलब होता है जब आपकी इनकम जीरो होगी तो उस वक्त आप क्या कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है। ऑटोनमस कंजम्पशन मतलब होता है ऐसा इनकम जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं हो। इनकम हो या इनकम नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको तो करना ही पड़ेगा। एक बंदा जो थोड़ा सा गरीब है, उतना पैसा उनके पास नहीं है, एक बंदा जो थोड़ा सा अमीर है, पैसा थोड़ा बहुत उनके पास है, दोनों को रोटी चाहिए, दोनों को वेजिटेबल्स चाहिए, दोनों को मेडिसिन चाहिए, दोनों को कपड़े चाहिए। भले उसकी क्वालिटी थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है लेकिन चाहिए तो चाहिए। तो वहाँ क्या हुआ, अमीर गरीब नहीं देखा गया, बल्कि कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। तो उस कंजम्पशन का क्या नाम दिया गया, बोलिए? ऑटोनमस कंजम्पशन। लेकिन आप में से कई बच्चों को भी दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होगा, सर ऑटोनमस कंजम्पशन मतलब होता है कि अगर हमारी इनकम जीरो है तो उस वक्त हम क्या कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। ऑटोनमस कंजम्पशन मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम कुछ भी है बट दिस कंजम्पशन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, ये इरेलीवेंट है, इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, इरेलीवेंट नहीं, इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ गए? तो इसको बोलते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन। मान गए बात को? राइट। अभी ग्राफ में दिखाने के लिए हम इसको ऐसा करेंगे कि वाई को जीरो मान करके फिर कंजम्पशन डिसाइड करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग मैंने समझा दिया आपको। कुछ कंजम्पशन ऐसे होते हैं जो आपके इनकम पे डिपेंड करता है। एक बात फिर से आप मुझसे पूछ सकते हो कि आज सर फिर आप यहाँ पे जल्दी जल्दी बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब भी इको ऑनर्स का सिलेबस का पार्ट तो है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है जिसके लिए मैं घंटों लगा दूँ इसमें। इसको मुझे डिस्कस करके आगे बढ़ना है। मान गए? कुछ इनकम, कुछ कंजम्पशन ऐसे होते हैं जो आपके इनकम के साथ उनका रिलेशन होता है। जैसे कि अगर किसी बंदे की इनकम 50,000 रुपया है, किसी का इनकम लाख रुपया है, किसी का 2 लाख है, किसी का 5 लाख है, तो उनके घर में जाकर देखो तो आपके घर में जो उसके यूज़ करने लायक सामान है या खाने पीने लायक चीज़ें हैं, कपड़े पहनने लायक हैं, गाड़ी है, उनसे ही पता चल जाएगा कि उनका कंजम्पशन का पैटर्न क्या है, अलग अलग है, उनके इनकम पर डिपेंड करता है। मान गए? ज़्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है। कुछ कंजम्पशन आपके इनकम पर डिपेंड करता है। जो कंजम्पशन आपके इनकम पर डिपेंड करता है उस कंजम्पशन को, इस सी वाई को, इसको बोलते हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सुना है क्या आपने नाम? बताओ सुना है क्या? बोलो ना। हाँ सर सुना है।
इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। मतलब अल्टीमेटली बात हो गई, कंजम्पशन दो तरह के हो गए, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया और दूसरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन हो गया, राइट। अब आपको ये समझना होगा कि सर यहाँ पे जो स्मॉल सी था इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं आपने। ये स्मॉल सी को बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब एक बंदे का 1 रुपये की इनकम अगर बढ़ती है तो उसमें से कितना रुपया वो कंज्यूम करता है। 1 रुपये की इनकम बढ़ती है तो कितना रुपया वो कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखना, कंजम्पशन की एक लिमिट होती है। एक बंदा 10 लाख रुपए महीने कमाता है, एक बंदा 20 लाख रुपए महीने कमाता है। ऐसा नहीं है कि सब काम छोड़ के जाएगा अब मार्केट में ढेर सारा सामान लूट के ले आएगा। कंजम्पशन की भी एक लिमिट होती है। अगर मान लो मैं कितना भी कमाता हूँ, क्या मैं अपने घर में 3 फ्रिज लगा लूंगा? एक ही लगाऊंगा ना यार, कितनी फ्रिज लगाऊं बताओ? एक ही लगाऊंगा। मैं कितना भी खरीदता हूँ तो मैं क्या अपने किचन में 2 ओवन लगा लूंगा? नहीं ना, एक ही चाहिए मुझे, काफ़ी है। लगाना है तो 2 लगा लोगे या 4 लगा दोगे, दुकान खोलनी है क्या? नहीं। तो इनकम ज़्यादा हो जाने से ऐसा नहीं होता है कि उसी प्रोपोर्शन में आपकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, जरूरी नहीं है। क्योंकि एक बार कोई सामान आप खरीदते चले गए, खरीदते चले गए, खरीदते चले गए, तो बहुत सालों के लिए आपकी नीड क्या होती गई, फुलफिल होती चली गई। आप देखोगे एक यंग ब्लड जब पहली बार वो कमाने लगता है तो गाड़ी के लिए दौड़ पड़ता है। उसको लगता है ज़िंदगी में सब काम छोड़ के पहले गाड़ी ही खरीदना है। हमारे पापा को हम कहते रह गए, मेरे लिए उन्होंने ये गाड़ी नहीं खरीदी, मैं जब कमाऊंगा तो सबसे पहले गाड़ी ही खरीदूंगा। क्योंकि उनको नहीं पता है पापा के पैर में शूज़ अलग ढंग का है और उन बच्चे के पैर में शूज़ अलग ढंग का है। उनकी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। उनके लिए 50 बातें हैं, उनके लिए एक दो बातें ही है। अभी उनको ना आटा चावल का भाव पता नहीं चला है, अब पापा को पता चल गया है। इतना ही फ़र्क है। और एक फ़र्क और भी है कि पापा ने फिर उस एज ग्रुप को क्रॉस कर लिया है तो उनको पता है ये सब बकवास है, कितनी गाड़ी खरीद लें यार, क्या होता है। लेकिन बच्चों ने इस एज ग्रुप को क्रॉस नहीं किया है, तो दोनों के कंजम्पशन पैटर्न में डिफरेंसेज है। लेकिन जब बच्चे भी थोड़े और बड़े होंगे, कमाएंगे, शादी ब्याह होंगे, तो फिर उनका कंजम्पशन पैटर्न भी क्या होगा, उसी हिसाब से सेटल्ड करता चला जाएगा। मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात करता हूँ। ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फंक्शन बना है ना, ये इंसान की साइकोलॉजी को स्टडी करके ही बनाया गया है। इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। मान गए बात को? ये एमपीसी है। तो सर यहाँ पे एमपीसी को और थोड़ा सा एलोबरेट करो, समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। सी इक्वस टू क्या है, सी बार प्लस सी वाई। अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, चेंज इन कंजम्पशन कर दूँ। चेंज इन कंजम्पशन इक्वस टू क्या होगा, चेंज इन सी बार प्लस सी इंटू चेंज इन वाई। मेरी बात को मान रहे बच्चे आप? मैंने क्या किया, चेंज किया। मैंने ये देखा कि अगर मैं इनकम में चेंज करता हूँ और इसमें चेंज करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। चेंज इन कंजम्पशन इक्वस टू चेंज इन सी बार तो जीरो होगा, क्योंकि ऑटोनोमस में कोई चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट फैक्टर में कभी चेंज होता है क्या? जल्दी बोलो मेरे साथ। और मैं कहता हूँ आपको कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सअप भी कर देना, वहाँ भी रिपीट कर सकता हूँ। और अच्छा है कि मैं अभी होल्ड करता हूँ क्लास को, मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। आया समझ में? फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा कि अगर मैं चेंज इन कंजम्पशन करता हूँ तो चेंज इन सी बार करता हूँ, तो कभी देखा जिंदगी में मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ, अगर कांस्टेंट फैक्टर्स में चेंज दिखाओगे तो उसका मतलब क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तब वो किस बात का कांस्टेंट यार? अगर कांस्टेंट फैक्टर में चेंज हो तो चेंज किस बात का फिर? सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में कहूँ, डेरिवेटिव सब कांस्टेंट क्या होता है, जीरो ही होता है। अगर यहाँ पे इस कंजम्पशन को क्या करो, इनकम के रेस्पेक्ट में डिराइव कर दो, डेरिवेटिव्स निकाल दो इसका, तो ऑफकोर्स ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर यहाँ पे इसको डेरिवेटिव्स निकाल दो इसका, मैं जानबूझकर डेरिवेटिव टर्म्स इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं किया गया यहाँ पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल, तो मैं क्यों करूँ ज़बरदस्ती। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर इसको सी को इनकम के रेस्पेक्ट में डिराइव कर दो तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा ये? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। 3 बार बोल दिया, अगर आप बोलोगे यस तो मैं आगे बढ़ूंगा, बोलो यस। क्या बोलते? यस सर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये हो गया सी स्मॉल सी एंड ये चेंज इन वाई। अब अगर चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई कर दूं तो ये क्या बचता है, स्मॉल सी बचता है। बचता कि नहीं बचता है? और स्मॉल सी का नाम क्या है, एमपीसी है। स्मॉल सी किसको बोलते हैं, एमपीसी को। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि एमपीसी का मतलब हुआ चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, तो क्या आपकी हिम्मत है कि इसको गलत काट दोगे? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, नहीं काट सकते आप। काट के दिखाओ, चलो जल्दी बोलो। एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, सही है कि नहीं सही है? यस सर, एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये आप देखो, अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे
और यहाँ पे रखता हूँ कंजम्पशन और यहाँ पे रखता हूँ इनकम, तो आप जानते हो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, जानते हो ये क्या होगा? क्या होगा पता है क्या होगा? अभी नहीं बताऊंगा क्या होगा, ये बस समझ लो। चलो ग्राफ की बात करता हूँ, पहले आ जाओ यहाँ से खुल के बात करता हूँ। अगर मैं कंजम्पशन को, जो मैंने अभी आपको फंक्शन बताया, उसको ग्राफिकली दिखाना चाहूँ, तो मैं कंजम्पशन कर्व को यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये कंजम्पशन है, ये इनकम है। पूछो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ से बिकॉज ऑफ ऑटोनमस पोर्शन, ऑटोनमस पोर्शन है जो कि इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मान लेता हूँ कि ऑटोनमस पोर्शन इतना है, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ से बच्चा, जल्दी बोलो? यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। जरूरी है कि जो चीज़ आसान है उसके लिए मैं घंटों लगा दूँ, क्या जरूरी है यार? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जल्दी समझ लो इस बातों को। ये वाला पोर्शन, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सी बार। मान गए जी बच्चे? जल्दी बोलो। ये कहलाता है सी बार। इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, ये सी बार हो गया। ओ ए क्या है? सी बार है। अब इसके बाद ये ऊपर की तरफ चल पड़ा, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्यों भाई? क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, ये पॉइंट देखो यहाँ पे, और इस पॉइंट को मैं इस लाइन से काट देता हूँ। अब आपको बताना पड़ेगा, किसी भी कीमत बताना पड़ेगा आपको, बस आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, ये पॉइंट है आपका। चलो मान रखता हूँ, क्या रखता हूँ? सी रख देता हूँ। और ये रख देता हूँ डी, ये पॉइंट। और देता हूँ ई। बताइए सी डी क्या है? सी डी है आपका सी बार, है कि नहीं? बताओ सी डी क्या है? सी बार है। अरे सी डी तो ए ओ के बराबर है ना, जितना ए ओ है उतना ही सी डी है। देखो ना, ये ऑटोनमस कंजम्पशन है। और अब आपको बताना पड़ेगा कि बच्चा ये बताओ कि ये ई डी क्या है? ये ई डी क्या है? ये ई डी है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? सी वाई, स्मॉल सी वाई। अगर मैं पूरा ईसी की बात करूं, पूरा ईसी क्या है तो क्या कहोगे सर? पूरा ईसी है सी बार प्लस सी वाई, है कि नहीं? बताओ पूरा ईसी क्या है? सी बार प्लस सी वाई। समझ गए बच्चे? जल्दी बोलो। यस सर, समझ गए? पक्की बात? फिर से रिपीट करूं क्या इस चीज को? रिपीट करने की जरूरत है? बताओ। नहीं सर, मैं एक काम और करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। चलो अब बताइए, यहाँ पे देखना गौर से। यहाँ पे सी बार क्या है? यहाँ सी बार तो कांस्टेंट ही है। सी बार में कोई फर्क आया? बिल्कुल नहीं आया। और यहाँ स्मॉल सी वाई क्या हो गया? छोटा हो गया। देखो ना, छोटा हो गया स्मॉल सी वाई, एकदम नैनो सा हो गया, छोटा सा हो गया। मतलब इंड्यूस्ड कंजम्पशन यहाँ पे कम है। क्योंकि यहाँ पे कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनकम क्या है? यहाँ पे इनकम है y1, यहाँ पे इनकम है y2। देखो ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब है y1 से y2 में गए तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा चेंज इन y। मानते हो? जल्दी बोलो ना, मानते हो? यस सर, मानते हैं। y1 से y2 गए तो क्या कहलाया? चेंज इन y। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी है चेंज इन y। ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं? चेंज इन y। मानते हो? जल्दी बोलो। यस सर। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, ये क्या थी आपकी? ये थी आपकी कंजम्पशन C1 मान लीजिए, और ये क्या आपकी? कंजम्पशन C2 मान लीजिए। और C1 और C2 के बीच में जो गैप है वो क्या है? बोलो। से डेल सी है। ये चेंज इन कंजम्पशन है। ये डेल सी, ये ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये चेंज इन सी है। क्या है बताइए? चेंज इन सी है। चेंज इन सी यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और आगे ले जाऊँ तो यहाँ ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है चेंज इन वाई, और ये दिख रहा है चेंज इन सी। ये क्या दिख रहा है? चेंज इन सी। और ये क्या दिख रहा है? चेंज इन वाई। दिख रहा है नहीं? बताओ जल्दी से बोलो। यस सर। अगर मैं एकदम से फास्टली में सिंपल तरीके से डायग्राम बना दूं, जहां आपको हॉच पॉच दिख रहा है, तो देख लो यहाँ, देख लो, सिंपल सा मेरे साथ बनाइए दोबारा से, क्योंकि वहां बहुत कुछ समझा दिया ना तो हॉच पॉच हो गया। ये ले लो, ले लिया? ये क्या है? C इक्वस टू सी बार प्लस सी वाई। चलो एक यहाँ पे लो इनकम और एक यहाँ पे लो इनकम, ये y1
ये y2, ये क्या है चेंज इन y, और ये क्या है चेंज इन c। मान गए? जल्दी बताओ, ज़्यादा कुछ मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, जल्दी बोलो मान गए? यस सर, ये आपकी चेंज इन y और ये आपकी चेंज इन c, ऑफ कोर्स। और ये एक बन गया आपका ट्रायंगल, और अगर इस ट्रायंगल की बात करो तो इस ट्रायंगल में चेंज इन c अपॉन चेंज इन y क्या आ गया? ये आ गया, ये आ गया टेन थीटा। इस एंगल को मानता हूँ मैं थीटा, मानते हो? सुना है कि नहीं सुना है टेन थीटा? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा चेंज सी अपन वाई, और यही क्या हुआ? यही हुआ आपका स्लोप। टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं हम? स्लोप बोलते हैं। टेन थीटा इज व्हाट? स्लोप। हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो, किसका स्लोप सर? किसका स्लोप सर? किसका स्लोप सर? ये ब्लू लाइन का स्लोप, ये ब्लू लाइन का स्लोप। ब्लू लाइन क्या है? कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन लाइन का स्लोप। तो कंजम्पशन लाइन का स्लोप क्या हुआ? लिखिए यहाँ पे, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन क्या हुआ? जल्दी बताइए, कंजम्पशन लाइन क्या हुआ सर? स्लोप हुआ चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये स्लोप हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई स्लोप हुआ कि नहीं? आपको कसम, आप झूठ नहीं बोल सकते, सच सच बताओ, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई क्या हुआ? स्लोप हुआ कि नहीं हुआ? कई बच्चे कहेंगे सर ये टेन थीटा वाला एंगल समझ में नहीं आया, टेन थीटा वाला एंगल समझ में नहीं आया, तो आपको मैं इतना ही कह सकता हूँ कि टेंथ क्लास में चले जाओ, टेंथ क्लास में चले जाओ, वही समझना पड़ेगा फिर आपको। टेन थीटा ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इसको हम स्लोप बोलते हैं, इसको स्लोप। इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, ये लाइन। मान गए? मैं साफ साफ बोलता हूँ, किसी भी ट्रायंगल का अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो, इसका स्लोप निकालना चाहते हो, इसका स्लोप निकालना चाहते हो, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा वो इसका स्लोप होगा। मान गए बात को? पूछूं आपसे फिर, इतनी बार क्यों बोल रहे हो सर? मुझे पता है ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ, मुझे पता है इसका कई बार यूज होने वाला है, कई बार यूज होने वाला है। ये टेन थीटा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे ये क्या? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई है। मान गए? जल्दी बोलो, मान गए सर? यस सर। अब एक बात और पूछता हूँ, आपको याद आ रहा है कि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई को हमने लिखा स्लोप, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन, अभी जस्ट लिखा है ना? बताओ। और चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई को मैंने कुछ और भी डिराइव किया था, याद करो। क्या बात है, मजा आ गया। एमपीसी डिराइव किया, देखो ऊपर में, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई को मैंने एमपीसी भी कहा था। देखो ये एमपीसी है ना? एमपीसी, एमपीसी है। इसका मतलब क्या हो गया कि एमपीसी ही क्या है? एमपीसी ही क्या है? स्लोप है कि नहीं? बताओ जरा। इसका मतलब क्या है कि एमपीसी ही क्या है? एमपीसी ही स्लोप है। इसका मतलब यह है कि एमपीसी ही क्या है? एमपीसी इज स्लोप। एमपीसी इक्वस टू स्लोप, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन। तो अगर कोई भी पूछेगा आपसे कि स्लोप ऑफ द कंजम्पशन लाइन क्या है, तो क्या कहोगे आप? जल्दी बताओ। स्लोप ऑफ द, बोलो जल्दी से, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन क्या है? जल्दी बोलो। एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक बंदे का इंटेंशन कि वो कितना कंज्यूम करेगा अगर इनकम बढ़ता जाएगा तो। एक छोटी सी बात और पूछता हूँ कि एमपीसी की वैल्यू जो होती है ना, वो ऑलवेज जीरो से ज़्यादा होती है और वन से कम होती है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एमपीसी, अगर एक बंदा 1 रुपया कमाता है तो वो 100% वो कंज्यूम नहीं करता है। करता है क्या? जल्दी बताओ। अगर एक बंदा 1 रुपया कमाता है तो क्या वो 100% कंज्यूम करता है? नहीं करता है। एमपीसी की वैल्यू वन कब हो सकती है? एमपीसी की वैल्यू वन कब हो सकती है? इक्वस टू वन तब हो सकती है जब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई इक्वस टू क्या हो जाए? वन हो जाए। इसका मतलब चेंज इन सी इक्वस टू क्या हो जाए? चेंज इन वाई हो जाए। क्या कभी जिंदगी में ऐसा देखा है कि एक बंदे की इनकम अगर 1 लाख रुपया पर मंथ से 2 लाख रुपये पर मंथ हो गया, तो क्या वो 1 लाख रुपये पर मंथ से अपनी कंजम्पशन बढ़ा देगा? ऐसा वो तभी कर सकता है जब, क्या कहें मैं, आप बंदा एकदम रैशनल हो ही ना, दिमागी ना उसके पास। और जिसके पास दिमाग नहीं है उसके लिए इकोनॉमिक्स ही नहीं है। इकोनॉमिक्स की फिलोसफी जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि दिस फिलोसफी इज मेड फॉर होम? रैशनल पर्सन। इरैशनल की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। तो जो भी बंदा रैशनल होगा, जिसके पास दिमाग होगा, वो कभी भी अपने बढ़े हुए इनकम का 100% कंज्यूम नहीं करेगा। करेगा क्या? जल्दी बोलो। नहीं करेगा। तो नॉट नॉट पॉसिबल। लेकिन एमपीसी आपका जीरो कब हो सकता है?
MPC जीरो कब हो सकता है? जब चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाए? जीरो, ऐसा हो जाए तभी तो हो सकता है ना जीरो MPC। कभी ऐसा हो सकता है कि एक बंदे की इनकम में चेंज आया, एक बंदे का इनकम बढ़ा लेकिन वो कंजम्पशन कर ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है क्या? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई कब जीरो हो सकता है? जब चेंज इन वाई पॉजिटिव है एंड चेंज इन सी जीरो है। आप बात समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं? एक बंदे की इनकम में चेंज तो हुआ है, एक बंदे की इनकम में चेंज तो हुआ है, एक बंदे की इनकम में चेंज तो हुआ है लेकिन उसकी कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तभी ये जीरो हो सकता है। एक बंदे की इनकम में चेंज तो हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, लेकिन उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है, जीरो चेंज हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? एक बंदे की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ से 2 लाख पर मंथ हो गया, क्या वो कुछ भी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, वो कंज्यूम करेगा। इसलिए MPC ऑलवेज लाइज। और मैं इतना इसको इमोशनली चीख चीख कर पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ना जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो ये सारी छोटी छोटी बातें वहाँ काम आएगी, छोटी छोटी बातें काम आएगी। मैं किचन का बड़ा सारा एग्जांपल देता हूँ। देखो, खूब मेहनत से आप वेजिटेबल्स बनाओ या चिकन बनाओ, मटन बनाओ, नॉन वेज वाले बच्चे नहीं होंगे इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मतलब वेजिटेबल्स बनाओ, उसमें थोड़ा सा आप नमक ज़्यादा डाल दो, मज़ा आ जाए खाने में? तो फिर बिल्कुल सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। इसलिए आपको सारा नॉलेज है लेकिन छोटी छोटी बातों में अगर आप गलती कर देंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसीलिए अभी वक्त है, स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस को मैं जनरली वार्म अप क्लास का नाम देता हूँ, ये भी वार्म अप क्लास ही है, 2-3 क्लास शुरू शुरू के, जहाँ पे हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज़िंदगी में वही इंसान हाईली सेटिस्फाइड होता है जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। ऊपर के नॉलेज आपके बहुत हो गए, फंडामेंटल्स आपको कुछ आई नहीं, तो कहानी वहीं ख़त्म हो गई। सही वक्त पे आप सही वक्त पे आप सही वक्त पे आप अपने आंसर नहीं दे पाएंगे। एक छोटा सा और आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा महाभारत वाला ज़्यादा देखता हूँ इसलिए मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा, अगर महाभारत आप देखते होंगे तो, या महाभारत की कहानी पता होगा आपको तो, जो कर्ण थे ना, कर्ण, उनको अर्जुन से ज़्यादा पावरफुल थे कर्ण, पता आपको? सुना है कर्ण के बारे में? नहीं सुना तो मेरे से सुन लो। कर्ण को अर्जुन से ज़्यादा ज्ञान था तीर चलाने का, धनुर्विद्या ज़्यादा थी उनकी स्ट्रांग, लेकिन उसके फंडामेंटल्स में कमी थी। क्या कमी थी? कि उसने जिस गुरु से शिक्षा पाई थी वो गुरु उनसे खुश नहीं था। तो वहाँ उनके फंडामेंटल्स में थोड़ा दूसरे ढंग का कहानी है, समझा देता हूँ। फंडामेंटल्स में कमी थी, तो उसका वजह क्या हुआ कि जिस दिन उसको ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस दिन वो ज्ञान उसके काम नहीं आया और वो मारा गया। आपने सुना होगा, पक्की बात सुना होगा आपने, सुना है नहीं सुना है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करो, लेकिन मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि एक बंदा जिसके पास फंडामेंटल्स की कमी है वो कभी भी लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगली क्लास में जब मुझे मौका मिलेगा तो फंडामेंटल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है मैं क्रिकेटिंग लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए जिनकी फंडामेंटल्स में थोड़ी थोड़ी कमी थी तो वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाए, और जिनकी फंडामेंटल स्ट्रांग थी, वो एवरेज भी था, मीडियोकर भी था, वो लंबे समय तक खेल गया। आइए अब कुछ फालतू बातों से वापस निकलते हैं और फिर और कुछ काम की बातें करते हैं। तो अल्टीमेटली अभी तक के कंक्लूजन में यही बात हुआ कि MPC की वैल्यू इज व्हाट? मोर देन जीरो एंड लेस देन वन। दो बातें आई, एक बात तो ये आई कि MPC इज ऑलवेज व्हाट? मोर देन जीरो एंड लेस देन वन। और दूसरा आया कि ये MPC की वैल्यू क्या होती है? ये होती है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। और तीसरी क्या बात आती है कि MPC क्या है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन या कंजम्पशन फंक्शन। ये बातें आप जान गए। इसके अलावा और क्या बात आपने जाना? ये जाना कि ये आपका एक कंजम्पशन, यहाँ पे वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, यहाँ पे इनकम है, और कंजम्पशन की लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये आपका सी बार है जो ऑटोनमस कंजम्पशन को डिनोट करता है, और ये कंजम्पशन फंक्शन है जो सी बार प्लस सी वाई डी है, सॉरी सी वाई है, जिसमें सी बार आपका ऑटोनमस है और सी वाई आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिली है, और ये सारी बातें आपको स्टडी मटेरियल के फॉर्म में आपके पास, आपके घर तक, आपके PDF तक, आपके लैपटॉप तक पहुंच जाएगा। आइए जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सेविंग फंक्शन। लिखिए सेविंग फंक्शन, हेडिंग लिखिए सेविंग फंक्शन। जितनी बातें मैं कह रहा हूँ सारी बातें स्टडी मटेरियल के फॉर्म में आपके घर तक मैं पहुँचाऊँगा।
कब पहुंचाओगे सर? मेरी वार्म अप, मेरी ट्रायल क्लासेस ख़त्म हो जाए, फिर मैं देखता हूँ कौन कौन से बच्चों को मैं पसंद आता हूँ बीइंग ए टीचर, कौन को मुझे कंटिन्यू करना चाहता है, वो सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। अभी मैं ज्वाइन की कोई कंपल्शन लगा ही नहीं, अभी क्लासेस चलने दो। जब एक सीरियस बातें हो जाएंगी उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कब ज्वाइन, कब आपको फ़ी जमा करना है। फ़ी जमा करेंगे, उसको आपको लॉगिन आईडी जनरेट कर देंगे, क्योंकि एक राउंड तो मेरा कोर्स कंप्लीटेड है ऑलरेडी। अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में अगर सपोज करो मनी एंड इन्फ्लेशन चल रहा है या फंडामेंटल्स चल रहा है इसका जीडीपी वाला पोर्शन, तो मेरा कोर्स तो कंप्लीट है जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ा रखा है। इस बार मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ अपने तरीके से नए लेक्चर्स बना करके, तो आपको नए लेक्चर्स मिलते जाएंगे, पुराने लेक्चर्स धीरे धीरे रिप्लेस होते जाएंगे, जैसा कि एमएमई 1 में आपने देखा होगा, जैसा कि आपने माइक्रो में भी देखा होगा। नए नए लेक्चर्स बनते जाएंगे, पुराने लेक्चर्स रिप्लेस होते जाएंगे, लेकिन जब तक नए लेक्चर्स नहीं बनेंगे तब तक पुराने लेक्चर्स एज इट इज़ वहाँ पड़े रहेंगे, क्योंकि वहाँ से भी पढ़ सकते हो। पुराने और नए में कोर्सेज का कोई फ़र्क नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, क्लियर यहाँ तक? जल्दी बोलो। यस सर। चैट में किसने क्या लिखा? सर ये क्लास सिर्फ पेड वालों के लिए है। सर दिस चैप्टर फॉर व्हाट बुक शुड बी रेफर? अच्छा बताता हूँ बुक आपको, आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कॉलेज का स्टडी, किसने पूछा? जो उसने ही पूछा सुन लीजिए, कॉलेज, कृति ने पूछा था। कॉलेज का स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, वो आपका फंडामेंटल है, उसको देख देख के आपका कोर्स आगे बढ़ेगा। कॉलेज स्टडी मटेरियल मतलब जो एसआरसीसी कॉलेज है या बहुत जगह रीडिंग्स मिलते हैं, वो रीडिंग्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो होना चाहिए। और साथ साथ जो मैं स्टडी मटेरियल आपको दूंगा वो आपके पास होना चाहिए, काफ़ी है, मोर दैन एनफ है। कॉलेज के रीडिंग्स में 100% आपको डिपेंडेंट नहीं करवाता हूँ, क्योंकि कॉलेज का रीडिंग्स का जो लैंग्वेज है ना वो फॉरेन राइटर्स के हैं, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उन्होंने बाहर के कंट्री का यूएसए का ज़्यादातर एग्जाम्पल दिया है, कुछ बातें वहाँ पे इरेलीवेंट भी है। हम लोग जो पढ़ाते हैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, हमारी इंग्लिश भी इंडियन इंग्लिश होती है, हमारे असाइनमेंट्स भी इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, तो बड़ा अच्छा समझ में आता है सब कुछ। हमारा पर्सपेक्टिव भी, हमारा एग्जाम्पल भी यहाँ के हिसाब से होता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए आपको मेरा स्टडी मटेरियल काम आएगा, कॉलेज के रीडिंग्स काम आएंगे, और इससे हमारा कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे लिखिए सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है? देखिए पहले बताओ सेविंग कितना होगा। आपकी जो इनकम है उस इनकम को आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ। सर क्या करें? या तो हम कंज्यूम करेंगे, या जो बच गया वो क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। या तो हम कंज्यूम करेंगे, जो बच जाएगा वो सेविंग हो जाएगा। क्या मानते हो? जल्दी बोलो। इसमें मानने वाली कौन सी बात है? ऑफ कोर्स सर, अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ उसमें से 60,000 खर्च कर दिए, 40,000 बच गए हमारे पास। यस, तो इसका मतलब सेविंग कोस टू क्या हो गया? y माइनस सी। तो सेविंग कोस टू क्या हो गया? y माइनस सी। सी का क्या फॉर्मूला था, क्या इक्वेशन था? सी बार अब प्लस सी वाई। मज़ा आ गया। ज़बरदस्ती क्या करूँ मैं, जानबूझ के खींचते चले जाऊँ? जो सिंपल है वो सिंपल है, y माइनस सी बार माइनस सी वाई। मज़ा आ गया। और कुछ करोगे सर? कर देता हूँ। माइनस सी बार माइनस सी बार माइनस, सॉरी, प्लस वाई, अब माइनस सी वाई, माइनस सी वाई। और कुछ करोगे सर? कर देता हूँ। माइनस सी बार अब प्लस, प्लस मैं क्या करता हूँ, वाई कॉमा कॉमा लेता हूँ, कॉमा ले लेता हूँ, तो 1 माइनस सी। देख लो ध्यान से, बना ना? और कुछ करोगे? थोड़ा सा और करता हूँ, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस सी इंटू वाई। मज़ा आ गया। देख लिया आपने? ये आ गया। स्टडी मटेरियल में आप ध्यान से पढ़िएगा, मेरा स्टडी मटेरियल जिसको ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कहीं माइनस के बदले प्लस प्लस लिख दिया गया। जो आपका जो मेरा लेक्चर है ना उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट करके उसको पढ़ना, कहीं कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक्स है, वो आप ठीक कर लीजिएगा उसको। ये अगली क्लास में मैं भी ठीक कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन। थोड़ा और इलोबरेट करूँ इसको, करता हूँ, देखो 1 माइनस सी एन वाई। कहोगे सर थोड़ा सा और बताओ, थोड़ा सा और बोलो, थोड़ा सा और बोलो, इतनी जल्दीबाजी मत कर दो सर, थोड़ा सा और बताओ। माइनस सी बार क्यों है? बेटा जान, मैंने क्या कहा, आपकी इनकम हो या ना हो आपको कंज्यूम तो करना पड़ेगा। आपकी इनकम हो या ना हो आपको कंज्यूम तो करना पड़ेगा। अगर मान लो आपकी इनकम नहीं हो तो आपने कंज्यूम कहाँ से किया? आपने लोन लिया, आपने कहीं से कर्ज उठाया, इसका मतलब वो डिस सेविंग हुआ। सेविंग होता जब आपके पास पॉजिटिव मनी आपके पॉकेट में है, और डिस सेविंग होता जब आपने कहीं से लोन उठा लिया। तो जब आपके पास इनकम जीरो है, वाई आपकी जीरो है, तो अल्टीमेटली आपकी सेविंग क्या है? माइनस सी बार है, मतलब सेविंग नेगेटिव है, डिस सेविंग है कि नहीं?
तो जितनी आपने ऑटोनोमस कंजम्पशन करी थी वो आपका डिस सेविंग हो गया, इसलिए माइनस सी बार दिखाते हैं। ठीक है सर, दूसरी बात और थोड़ा सा और जानो, ये तो समझ में आ गया मुझे, राइट। ये वन माइनस सी क्या है, वन माइनस सी क्या है सर, वन माइनस सी क्या है सर, बताता हूँ। अरे वन माइनस सी को भूल जाओ, क्या आपको सी के बारे में पता है? सी क्या था? ये था एमपीसी, याद है आपको? एमपीसी था। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद है ना? 1 रुपये आपने, मान लो आपकी इनकम 1 रुपये की है, आपकी इनकम 1 रुपये की है, आपकी इनकम 1 रुपये की है, उसमें से 50 या 40 पैसे आपने कंज्यूम कर दिया। 1 रुपये की इनकम, उसमें से 40 पैसे कंज्यूम कर लिया, 0.40, तो एमपीसी कितना हो गया आपका? 0.40। समझने वाले बच्चे बहुत जल्दी समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं एकदम से इन बातों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको ये सब बात ना आता हो? ऐसे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि ये सब बातें स्कूल लेवल पर था। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होता है। साथ साथ कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे कॉन्सेप्ट खाते हैं, उनका भोजन ही कॉन्सेप्ट ही है, वो पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, भूल जाते हैं, सब खो जाते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। एमपीसी क्या? 0.40। तो बेटा जहाँ जब एमपीसी 0.40 मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये में 40 पैसे आपने क्या कर दिया? कंज्यूम कर दिया। इसका मतलब है कि आपने सेविंग क्या करी? बताओ जल्दी से। सेविंग कर दी 0.60 पैसे आपने सेविंग करी, 60 पैसे सेविंग करी। ये 60 पैसे पता क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे एमपीएस। क्या बोलेंगे इसको? एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब सर, एमपीएस का मतलब सीधी सी बात है सर, 1 - एमपीसी को हम क्या बोल देंगे? एमपीएस बोल देंगे। ओह माय गॉड, मजा आ गया। ऑफ कोर्स, अगर 1 रुपये की मेरी कमाई है, उसमें से मैंने एमपीसी माइनस कर दिया, मुझे एमपीएस बच जाएगा। सर इसको थोड़ा और बताओ। चलो बताता हूँ। एमपीएस प्लस एमपीसी कर दो तो ये होता है 1 रुपीज़, 1 से बराबर कर दिया इसको। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम को प्लस कर दिया, 1 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब सर, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 1 - सी क्या है, तो आप क्या कहोगे? अभी तो बताया 1 - सी मतलब क्या? 1 - एमपीसी। और 1 - एमपीसी क्या होगा? एमपीएस होगा। और एमपीएस का मतलब क्या हुआ? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या हुआ? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या जी बच्चे, आ रही बात समझ में? दिस कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अल्टीमेटली अब एक बार फिर से मैं लिखता हूँ सेविंग फंक्शन को। सेविंग फंक्शन हुआ डिस सेविंग, जो ऑटोनमस कंजम्पशन के पीछे माइनस लगा दो। अब प्लस इंड्यूस्ड सेविंग जो एमपीएस है, और मल्टीप्लाई बाय इनकम, मतलब आपके इनकम का कौन सा पोर्शन आप सेव करते हो वो आपकी एमपीएस पर डिपेंड करता है। बात समझ गए? पक्की बात। ये वाला पोर्शन क्या है? ये एमपीएस है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए। क्या कहते हो बच्चों, जल्दी बोलो। अगर इसको ग्राफ पे दिखाना चाहोगे, इसको ग्राफ पे दिखाना चाहोगे, इसको ग्राफ पे दिखाना चाहोगे, आ जाओ, लिखो ग्राफ पे, इसको दिखाओ ग्राफ पे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये पॉइंट तो 0 0 रखनी पड़ेगी, और ये नेगेटिव है, यहाँ से ये लाइन उठा के ले जाओगे। मेरी भावनाओं को समझो, समझो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ से उठा के ले जाओ। क्यों सर, क्यों जाएंगे यहाँ से लेके, बताओ? डिस सेविंग है, ये वाला पोर्शन नेगेटिव में जा रहा है, डिस सेविंग है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, ओह इनकम बढ़ेगी, आपकी डिस सेविंग कम होती जाएगी, डिस सेविंग कम होती जाएगी। एक वक्त इतना अच्छा आएगा कि जो आपके बढ़े हुए दाढ़ी है या बढ़े हुए परेशानी है जो चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इनकम इतनी हो जाएगी कि आपके सारे लोन चुक जाएंगे, आपके डिस सेविंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ 0 पे आ जाएगा। और एक वक्त तो और मज़ा आने वाला है, मेहनत करते जाओ, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी, और देखो सेविंग होने लगा, सेविंग होने लगा, मज़ा आ गया, सेविंग होने लगा। तो ये फंडा आपका सेविंग का है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए। यहाँ पे एस इक्वस टू क्या लिखेंगे? -सी बार अब प्लस 1 - सी इंटू वाई। ये हो गया आपका। ठीक है जी। आपको जब स्टडी मटेरियल मिलेगा तो यहाँ पे छोटा सा मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, और कुछ नहीं है, बच्चों वाली हरकतें किया मैंने। आपको करना नहीं है, चाहे करना चाहो तो कर लो, आप बच्चे हैं तो बच्चे वाली हरकत क्यों नहीं करोगे? पूरा अधिकार है आपको। कुछ नहीं किया मैंने, एक कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया है, वो आपका 40 अब प्लस 0.80y, और मैंने कहा कि इसको ग्राफ पे दिखाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जाम में कभी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप बच्चों वाली हरकत करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, करना चाहिए आपको। ये सब बातें वार्म अप हो रही है, एकदम करना चाहिए। अब आइए आप लिखिए कि अब हम क्या करने वाले हैं। टू सेक्टर की बातें तो हो चुकी है ओवर, टू सेक्टर की बातें तो हो चुकी है ओवर। टू सेक्टर की जो बातें थी
जिसमें मैंने क्या किया था, y इक्वस टू सी प्लस आई था और ये सी प्लस आई को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अब मैं कंजम्पशन कर्व को, कंजम्पशन फंक्शन को डिस्क्राइब करूंगा किस केस में करूंगा, 3 सेक्टर्स में। कब डिस्क्राइब करूंगा, 3 सेक्टर्स में। तो मुझे वक्त दीजिए कि 3 सेक्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस करूं, और 3 सेक्टर्स जब इंट्रोड्यूस होगा तो कंजम्पशन में क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये सब बातें होगी आपसे। तो मैं यहाँ हेडिंग क्या लिखते जाता हूँ, 3 सेक्टर्स। क्या लिख रहा हूँ, 3 सेक्टर्स। जब 3 सेक्टर्स की बात होगी तो हम सिर्फ 3 सेक्टर की बात नहीं करेंगे, हम एक साथ 4 सेक्टर के बारे में बात कर लेंगे। इसलिए मैं हेडिंग चेंज करता हूँ, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स लिख लो, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स। क्योंकि 4 सेक्टर्स तो वैसे भी आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, छोटा सा पॉइंट एनएक्स है, वो तो बस जोड़ देंगे ऐसे ही करके आपको। 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बात मैं भी समझाता हूँ क्या होने वाला है। इतना ही फ़र्क पड़ने वाला है कि वाई आपका चेंज हो जाएगा किसमें, बोलो ना, वाई को क्या कहेंगे हम, वाई डी कहेंगे। और वाई डी इक्वस टू क्या हो जाएगा, वाई माइनस टैक्स और प्लस क्या हो जाएगा, टी आर। और एक गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, जी से करेंगे। और अगर हम फॉरेन सेक्टर की बात करेंगे तो एक एनएक्स भी आ जाएगा। और हम फिर इसके बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जो भी चेंजेज आएंगे कंजम्पशन में आने वाले हैं, जो भी चेंजेज आएंगे किस में आएंगे, कंजम्पशन में। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन कर्व क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस सी वाई डी हो जाएगा। और जब वो सी वाई डी होगा तो वाई डी चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट में, एनएक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स होता है। कितनी अच्छी बात है, एनएक्स को हम ऑटोनोमस रखने वाले हैं, जी को ऑटोनोमस रखने वाले हैं, आई को ऑटोनोमस रखने वाले हैं। फ़र्क किस में पड़ने वाला है, कंजम्पशन में। और कंजम्पशन में फ़र्क क्यों पड़ेगा, क्योंकि वाई के बदले वाई डी आ गया, वाई डी की वजह से टैक्स आ गया, उसकी वजह से टी आर आ गया, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन ये मत समझना कि मैंने पढ़ा दिया है। अगली क्लास में, अगली क्लास में यही से स्टार्ट करेंगे एब्सोल्युटली। 5 मिनट हम पीछे भी जाएंगे और पीछे से लिंक एस्टैब्लिश करके फिर यही से स्टार्ट करेंगे कि सर कंजम्पशन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है वाईडी कैरिंग वेयर से। मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं पढ़ाता हूँ और मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे खुद ब खुद अनुमान लगा लेते हैं कि अब ये टॉपिक आएगा और इसमें ये चेंज आएगा। मैं बहुत खुश हूँगा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, उसका जवाब दे दें आप कि अगर मैं 2 सेक्टर से 3 सेक्टर में जा रहा हूँ तो वाई से किस में हम चेंज कर देंगे, वाई को किस में चेंज कर देंगे, बोलिए जाते जाते। वाई को चेंज करके क्या लाएंगे हम, बोलो ना, वाई डी लाएंगे। और वाई डी क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम। और वो क्या होता है, वाई माइनस, बोलो ना, टैक्स और प्लस टी आर, प्लस टी आर, ये डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। और जब टैक्स माइनस होगा टी आर प्लस होगा तो टैक्स से और टी आर से दोनों से क्या होगा, ये सी मल्टीप्लाई होगा, ये एम पी सी मल्टीप्लाई होगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ी बदलाव आएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, थोड़ा फॉर्मूला और कॉम्प्लिकेट होगा और बहुत मज़ा आने वाला है। एक छोटी सी और लास्ट बात, मैं देख रहा हूँ टाइम अभी 46 मिनट ही हुए हैं, अभी वक्त है थोड़ा सा। एक छोटी सी बात और, कि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया मैंने, ऑटोनमस। इस पूरे फंडा में इन्वेस्टमेंट को ऑटोनमस माना गया है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या माना गया, ऑटोनमस। ऑटोनमस मतलब व्हाट, कुछ नहीं, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट फैक्टर्स है उनसे हमारे इक्वेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनएक्स क्या मान लिया, ऑटोनमस। लेकिन इतना भर कह देने से बात नहीं बनने वाली है। अगली क्लास में जब मिलेंगे ढेर सारी बातें करेंगे, खुल के बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।